हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र ईबीएस एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको इन क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करना है। उसके बाद मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ये आपको सीटेट एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 मिजोरम, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 असम और ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो किस राज्य में ये जो नृत्य है ये किया जाता है और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो ये जो नृत्य है आपने सुना होगा बम्बू डांस, जो जिसको बोला जाता है बम्बू डांस, और इसको चार चाप कूट के नाम से भी जानते हैं। चार चाप कूट डांस के भी नाम से जानते हैं। और यह कहाँ का है फ्रेंड्स? यह है आपके मिजोरम का। मिजोरम का ये प्रसिद्ध डांस है, नृत्य है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछली जो ईबीएस की क्लास थी 2 से 3 दिन पहले कराई थी। आई होप आपने वो देखी होगी। उसमें यही क्वेश्चन सॉल्व कराया था। उसमें ये जो स्टेटमेंट है ये अलग दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें आंसर लगाना था। और आज के इस क्वेश्चन में भी इसमें स्टेटमेंट अलग है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बिल्कुल जो खेजड़ी वृक्ष है वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रमुख वृक्ष है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वह सही हो जाएगा, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी सही बात है। और जो स्टेटमेंट सी वो भी सही है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष में पानी संग्रहित नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो यह वृक्ष छायादार होता है और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ये आपके जो एनसीईआरटी द्वारा ईबीएस की जो बुक है उसमें ऐसा साफ साफ लिखा है। तो ये गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 मतलब ए बी सी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। किन में जो पेट्रोलियम उत्पाद दिखाए गए हैं उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में देख रहे होंगे मोम, कोलतार और ग्रीस। ये तीनों आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 मोम, कोलतार और ग्रीस। ये आपके पेट्रोलियम उत्पाद के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आपको रीजनिंग का पूछा जाता है, जिसमें दिशा ज्ञान का बोध कराया जाता है। तो दिशा ज्ञान बोध पर आधारित होता है, तो आपको इसको बताना है। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है। तो मान लो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एडवोकेट का घर है, ठीक है। और कोर्ट बाई पर स्थित है। तो बाय को नाम दिया है कोर्ट को। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर दूरी पर स्थित है। तो यहां से 100 मीटर दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित कौन है? ए, बिंदु ए है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर दूरी पर है। ए से 500 या 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मिलेगा आपको बी। फिर बोला है फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में
50 मीटर दूरी पर है। 50 मीटर दूरी पर यहाँ पे हो जाएगा। ये 100 है तो इसका लगभग आधा हमने यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर ये मान लिया सी। फिर क्या होता है, और अंत में वह बाई पर कोट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर दूरी पर है। तो सी के ठीक उत्तर में यहाँ कहीं होगा जो है ये 60 मीटर की दूरी पर ये हो जाएगा पॉइंट बाय। ठीक है, अब कोट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा बताना है। तो ये है आपका बिंदु बाय पर कोट, और यहाँ से ये दिशा हो जाएगी आपकी घर के लिए। तो इस दिशा का नाम क्या है, यहाँ पे होता है आपका ये नॉर्थ, और ये होता है आपका वेस्ट, उत्तर पश्चिम ये दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का वलसाड़ से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड़ से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5:0 मतलब फिक्स 5 बजे वह नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2559 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे 12 सितंबर की बात है, 12 सितंबर को उसकी ट्रेन चली 17:30 पर। तो यहाँ पे जो 12 सितंबर के कितने घंटे चली होगी वहां पे, तो 6.5 घंटे वह लगभग जो हो जाएंगे 12 सितंबर के। फिर 13 सितंबर के पूरे दिन उसने ट्रेवल किया, तो यहाँ पे कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। 24 घंटे उसने 13 सितंबर को। फिर 14 सितंबर को कितने घंटे चला वह, 5 बजे तक। तो 5 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 5, है ना। इनको सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 35 घंटे 30 मिनट, है ना। तो ये इसका समय आ गया। जो टोटल दूरी है वह है 2059 किलोमीटर। तो 2059 को आप 35 घंटे 30 मिनट से मतलब 35.5 से भाग देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, 58 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है। जल शक्ति, नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान या जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान। तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए, गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वह है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो प्रोटीन के स्रोत बताना है आपको, अंडे, दालें और मछली, ये तीनों प्रोटीन के स्रोत हैं। तो ऑप्शन 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्रोटीन के स्रोत से लगभग आपको हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो अरुणाचल प्रदेश ये आपका राज्य है और पुदुचेरी ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार ये दोनों केंद्र शासित हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मिजोरम और झारखंड ये दोनों राज्य हैं और बिहार और नागालैंड ये दोनों राज्यों के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसमें समुद्री तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु ये तीनों आपके बंगाल की खाड़ी के यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे कहीं आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये उड़ीसा आपको ये बंगाल की खाड़ी के साइड मिल जाएंगे। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऑप्शन में ये आपका इस साइड अरब सागर वाला भाग है, गुजरात भी ये अरब सागर वाला राज्य है और महाराष्ट्र भी यहाँ पे अरब सागर वाला राज्य हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। आंसर
1 करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो यही सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। यहाँ पे आप देखोगे ये बिहार आपके मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे झारखंड नहीं है और ये उड़ीसा, ये इसीलिए ये तीनों विकल्प भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा जनित है? निमोनिया, डेंगू, खसरा और मलेरिया। तो मच्छरों द्वारा होता है एक डेंगू और मलेरिया। स्टेटमेंट सी गलत है और स्टेटमेंट ए गलत है। तो बी और सी सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन बी और डी सही है, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र में केवल जीवित प्राणी। तो केवल जीवित प्राणी नहीं, इसके साथ साथ भौतिक प्राणी भी चाहिए। तो केवल भौतिक प्राणी भी इसका क्या हो जाएगा? गलत। ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, तो यही सही आंसर इसका होगा। एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवित प्राणी भी आपके पारितंत्र का उदाहरण है। तो एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक, कथक। ये कथक है जो आपका, ये उत्तर प्रदेश का होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये जोड़ी गलत है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये नहीं होगा। लावड़ी होता है फ्रेंड्स महाराष्ट्र का। असम का होता है बिहू, तो ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधागर गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही पूछा है। तो CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, N2O भी ग्रीन हाउस गैस होता है और CH4 भी ग्रीन हाउस गैस होता है। N2 आपका ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ओजोन परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पत्र या फिर एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। मतलब एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या दोहा समझौता। तो 1987 में ओजोन परत के क्षय के लिए एक जो सम्मेलन हुआ था या फिर एक संधि पत्र हुआ था, समझौता हुआ था, उसको बोला जाता है फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह कनाडा में हुआ था, है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, EBS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपके EBS से थे। अब EBS पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके जो पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 30 क्वेश्चन CDP से पूछे जाते हैं। तो ये जो CDP है आपके CTET में एक तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा। EBS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में, गलत हो जाएगा। EBS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं के आकलन में, बिल्कुल सही है कि EBS शिक्षण के दौरान विद्यार्थी कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसका आकलन करने में, उसको निदान करने में ये परीक्षण क्या करेगा? सहायता करेगा। तो ऑप्शन बी इसका मतलब स्टेटमेंट बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी के अधिगम की गति का आकलन करने में, तो ये गलत हो जाएगा। EBS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मतलब बी और डी स्टेटमेंट सही होंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण के कमियों को पहचानने में, मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, या विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसके जो स्टेटमेंट है, शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। तो जो निर्माणात्मक आकलन है यह पुष्टि करता है कि आपका शिक्षण कैसा है, विद्यार्थी उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, या आपका जो शिक्षण है वह प्रभावी है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड हो जाएगा शिक्षण में कमियों को पहचानने में। तो बिल्कुल सही है, आपके शिक्षण में कौन सी कमियां हैं इस चीज को पहचानने में आपकी मदद करती है निर्माणात्मक आकलन। नेक्स्ट है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में। तो ये गलत हो जाएगा, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए यह आकलन नहीं किया जाता। विद्यार्थियों में अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए, बी और डी सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है? तो चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप या एपीडेस्कोप। ये आपका स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप और एपीडेस्कोप ये आपका एक तरीके से प्रेक्षित शिक्षण सामग्री है। जो अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री होगी वह है आपका चार्ट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थी को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। बिल्कुल सही हो सकता है ये। वह विद्यार्थी को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थी में विश्वास के स्तर को ऊपर उठाना चाहता है। तो ये इसका सही हो सकता है, गलत तो नहीं बोल सकते। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थी के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो ये आपको सारे जो ऑप्शन है सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बेस्ट आंसर इसमें से देखना होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन 1। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ी के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ईबीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? तो ईबीएस की जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है वह आपके सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्या शिक्षक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। यहाँ पे हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करते हैं हम, प्रोत्साहित बच्चों को करते हैं। तो यही इसी चीज से करने के लिए हमें बचना चाहिए। बाकी भूमिका निभाने में ये तो करवाना चाहिए। कठपुतलियों के उपयोग से ये भी आप इससे नहीं बच सकते, और सामूहिक कार्य से नहीं बचना चाहिए। आपको संपादन करते समय शिक्षकों को बचना चाहिए किससे? बच्चे अगर प्रश्न पूछे तो हतोत्साहित करने से बचना चाहिए। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईबीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल और जटिल की ओर संचालित करने के लिए, या तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो ईबीएस जो पाठ्यक्रम है उसके विषयों और विषयों का चयन करना चाहिए किसके लिए? ईबीएस पढ़ाई जाती है किसके लिए? उसके पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। तो तत्काल
पर्यावरण के बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता के से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो किस विषय पर उसका ये जो है संबंधित हो सकता है? यात्रा से नहीं होगा, कार्य और खेल से, और पानी से ये नहीं होगा। उनके जो घर हैं ये आश्रय थे, ये उन्होंने घर को खोने का आघात का सामना किया है, तो ये संबंधित हो सकते हैं आश्रय विषय से। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार या प्रयोग। तो सबसे उपयुक्त होगी आपका सर्वेक्षण और चर्चा। बच्चों को अलग अलग जगह पर ले जाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कहाँ पर पानी की परेशानी है, तो वहां पे दिखाया जाएगा कि पानी की बर्बादी करने से क्या वहां पे हानियां हो सकती हैं, और उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सबसे अच्छी रणनीति इस क्वेश्चन के लिए सही होगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव या समावेशी अनुभव। तो अमूर्त तो नहीं होगा और वैश्विक स्थानीय नहीं होगा, समावेशी अनुभव भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक अनुभव जो होगा वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी के अंदर पर्यावरण की समग्र समझ को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईबीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? सहयोग का हिस्सा भागीदारी हो सकता है, नेतृत्व हो सकता है और सहयोग हो सकता है। हदबंदी ये आपके सहयोग का हिस्सा नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय के संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग करना, साक्षात करना या सर्वेक्षण करना। तो ये आपके स्कूल में होने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक पहलू को जोड़ने के लिए आप बच्चों को बोलेंगे लोकगीत सुनाने के लिए और गाने के लिए उनके लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो उनके लिए उनके अंदर सामाजिक और भावात्मक जो पहलू है वह उनसे अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईबीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिल्म शो। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा वह होगा समूह चर्चा। यहाँ पे बच्चा कोलैबोरेट करके एक दूसरे का सहयोग करके सीखेंगे, एक्टिव रहेंगे। बाकी प्रदर्शन में, व्याख्यान में और फिल्म शो में यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, ईबीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल। तो प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है, वह होगा अवलोकन कौशल। अवलोकन कौशल मतलब कोई, जैसे आपको किसी चीज को दिखाना है, पानी के जल के स्रोत को दिखाना है, तो आप नदी, कुआं, तालाब के पास बच्चों को ले जाएंगे, अवलोकन कराएंगे। या फिर आपको किसी भी चीज का बताना है, सब्जी मंडी कैसे होती है, कोई भी चीज ले सकते हैं, तो उसका अवलोकन करा के बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव या प्रक्रिया कौशल से
विकसित कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में ईबीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? फिर से कौन सा इसमें से नहीं होना चाहिए? समूह चर्चा, ये तो करना चाहिए। स्कूल आधारित आकलन, ये भी करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना चाहिए, इस चीज से हमें बचना चाहिए। हमें विद्यार्थियों की जो मूल अवधारणाएं हैं, विद्यार्थियों की जो भावना है उसको सुनना चाहिए, ना कि हमें सही उत्तरों पर जोर देना चाहिए। सामुदायिक स्थानों का भ्रमण भी करवाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, इससे हमें बचना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स, हमने ईबीएस के जो 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको पसंद आएंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।